नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी में उतर रहे हैं, हमारे सिक्के। हाँ बिल्कुल। आजादी के बाद से भारतीय सिक्कों ने एक लंबा और कह सकते हैं बड़ा ही दिलचस्प सफर तय किया है। हमारे पास कुछ अंश हैं जो भारतीय गणराज्य के सिक्कों के विकास की कहानी बताते हैं। जी, तो सफर शुरू होता है 1947 से 1950s के दौर से। आजादी मिल गई थी, लेकिन सिक्कों की दुनिया में चीजें थोड़ी ठहरी हुई थी। इसे फ्रोजन सीरीज कहा जाता है। जी, फ्रोजन सीरीज। हैरानी की बात है कि तब भी मुद्रा व्यवस्था वही पुरानी थी। 1 रुपया इज इक्वल टू 16 आने इज इक्वल टू 64 पैसे इज इक्वल टू 192 पाई। हाँ बिल्कुल वही। यहां तक कि सिक्कों पर ब्रिटिश सम्राट का चित्र भी कुछ समय तक बना रहा। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, ये समझना जरूरी है कि वो एक बड़े बदलाव का दौर था। भारत एक नया गणराज्य बन रहा था और ऐसे समय में अर्थव्यवस्था में, खासतौर पर मुद्रा प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना बहुत अहम था। अच्छा। पुरानी व्यवस्था को तुरंत बदलने के बजाय कुछ समय के लिए जारी रखा गया। और फिर आया वो दिन 15 अगस्त 1950। जी, जब भारतीय गणराज्य के पहले सिक्के जारी हुए, आना सीरीज। आना सीरीज, हाँ। यहां एक बड़ा दिखने वाला बदलाव हुआ। ब्रिटिश राजा के चित्र की जगह अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष ने ले ली। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी प्राचीन विरासत और नए गणराज्य के आदर्शों का प्रतीक था। और सिर्फ यही नहीं, 1 रुपया के सिक्के पर भी एक अहम बदलाव हुआ। पहले के बाघ के निशान की जगह मकई की बाली ने ले ली। हाँ, मकई की बाली। ये बदलाव क्या दिखाता है? देखिए, बाघ जिसे अक्सर ब्रिटिश राज की शक्ति से जोड़ा जाता था, हाँ, उसकी जगह मकई की बाली का आना ये दिखाता था कि देश का ध्यान अब कृषि, आत्मनिर्भरता और जमीनी स्तर पर समृद्धि लाने पर है। ब्रिटिश शक्ति के प्रतीक से हटकर विकास और आत्मनिर्भरता के प्रतीक की ओर। लेकिन फिर तो एक और बहुत बड़ा बदलाव आया होगा जब हमने आने और पाई को छोड़कर दशमलव प्रणाली अपनाई। ये कब और कैसे हुआ? दशमलव प्रणाली अपनाने की बात तो एक सदी से भी ज्यादा समय से चल रही थी, और फिर 1 अप्रैल 1957 से भारत ने सिक्कों के लिए दशमलव या मीट्रिक प्रणाली अपना ली। अच्छा, तो इस नई प्रणाली ने क्या बदला? 1 रुपया बराबर 100 पैसे। और इन नए सिक्कों को नया पैसा कहा जाने लगा। पर इसे नया कहने की क्या जरूरत थी? ऐसे में आम लोगों को पुराने पैसे जो आने वाले सिस्टम के थे और इन नए दशमलव पैसों के बीच फर्क करने में कोई उलझन न हो। हाँ, इसके लिए नया पैसा शब्द इस्तेमाल किया गया। जब बढ़ती कीमतों ने सिक्कों पर असर डालना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से 60 का दशक आते आते महंगाई बढ़ने लगी थी और इसका सीधा असर सिक्कों की लागत पर पड़ा। लागत पर कैसे? जो छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के जैसे 1, 2, 3 पैसे पहले कांसे, निकल, पीतल या कॉपरो निकल जैसी थोड़ी कह लीजिए महंगी धातुओं से बनते थे। हाँ, उन्हें बनाने की लागत उनके अंकित मूल्य के करीब पहुंचने लगी, या कभी कभी शायद ज्यादा भी। ओह, यहीं पर एल्यूमिनियम का प्रवेश होता है। एल्यूमिनियम, वो तो काफी हल्का होता है। हाँ, और सस्ता भी। 1964 के बाद खासकर छोटे सिक्कों 1, 2, 3, 5, 10 पैसे के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा। इसी दौर में कुछ नए डिजाइन भी आए, जैसे 1964 में आया नया षटकोणीय हेक्सागोनल आकार का 3 पैसे का सिक्का। हाँ, वो 6 कोने वाला। जी। और 1968 में एक 20 पैसे का कमल के डिजाइन वाला सिक्का भी आया। तो ये पूरी तरह से लागत कम करने का प्रयास था। बिल्कुल, कि उन्हें बनाना और चलाना ही महंगा सौदा बन गया। धीरे धीरे ये सिक्के चलन से बाहर होते गए। उनका वजूद ही लगभग खत्म हो गया। हाँ, कह सकती हैं। और धातुओं में बदलाव का सिलसिला यही नहीं रुका, बाद में स्टेनलेस स्टील भी आया। हाँ, 80 और 90 के दशक में स्टेनलेस स्टील ने अपनी जगह बनाई। 1988 में 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के स्टील में ढाले जाने लगे। अच्छा। फिर 1992 में 1 रुपए का सिक्का भी स्टील का हो गया। स्टील एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा टिकाऊ था। हाँ, मजबूत होता है। इसी दौर में कॉइनाइजेशन, इसका क्या मतलब था? कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कागज के नोटों को छापने, उन्हें सर्कुलेशन में बनाए रखने, इन सब का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा था। इसलिए 1990 के दशक में सरकार ने धीरे धीरे इन मूल्य वर्गों के नोटों को बंद करके उनकी जगह सिक्के लाने का फैसला किया। अच्छा,
चलिए अब जरा इनके डिजाइन की बारीकियों को देखते हैं। एक सामान्य भारतीय सिक्के का मानक डिजाइन कैसा होता है, मतलब आगे पीछे क्या होता है? आमतौर पर अग्रभाग यानी सिक्के का सामने वाला हिस्सा, जिसे ऑब्वर्स कहते हैं, वो काफी मानक होता है। इस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होता है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते। हाँ, सत्य की ही विजय होती है। इसके साथ ही एक तरफ देवनागरी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया अंकित होता है। ये डिजाइन भारत की राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। रिवर्स, वहां क्या होता है? पृष्ठभाग पर मुख्य रूप से सिक्के का मूल्य वर्ग यानी उसकी कीमत अंकित होती है। जैसे अगर 5 रुपए का सिक्का है तो अंक 5 और साथ में देवनागरी में रुपए और अंग्रेजी में रुपीज लिखा होगा। साथ ही आमतौर पर सिक्के के जारी होने का वर्ष भी पृष्ठभाग पर ही अंकित होता है। पृष्ठभाग पर समय समय पर विभिन्न रूपांकन इस्तेमाल किए गए हैं। कभी कृषि से जुड़े प्रतीक जैसे गेहूं या मक्के की बालियां, जैसे हमने बात की थी। हाँ, कभी समुद्री जीवन जैसे मछली, कभी वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाते डिजाइन, तो कभी महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र या राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। ये रूपांकन अक्सर उस दौर की प्राथमिकताओं या किसी खास थीम को दर्शाते हैं। और स्मारक सिक्कों के डिजाइन तो शायद और भी अलग होते होंगे उनसे। स्मारक सिक्के किसी खास विषय या अवसर के लिए होते हैं, इसलिए उनके पृष्ठभाग का डिजाइन पूरे तरह से उसी विषय को समर्पित होता है। अच्छा। उदाहरण के लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर जारी सिक्के पर उनका चित्र हो सकता है, या किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना की वर्षगांठ पर उससे जुड़ा कोई प्रतीक। अग्रभाग मतलब अशोक स्तंभ वाला हिस्सा, वो आमतौर पर वही रहता है। और आजकल जो नए सिक्के आ रहे हैं उनमें भी कुछ खास है, जैसे 20 रुपए का सिक्का, वो तो अलग ही दिखता है। हाँ, हाल के वर्षों में 10 और 20 रुपए के द्विधात्विक मतलब बायमेटालिक सिक्के आए हैं। बायमेटालिक, 2 धातु वाले। इसमें बाहरी रिंग निकल पीतल की है और अंदर की डिस्क निकल सिल्वर की। अच्छा, तभी वो 2 रंग का दिखता है। जी, ये न केवल इसे एक विशिष्ट रूप देता है, बल्कि नकल करना भी मुश्किल बनाता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है। तो ये थी आजादी के बाद से भारतीय सिक्कों की कहानी। हमने देखा कि कैसे हम आने और पाई की पुरानी दुनिया से निकलकर दशमलव प्रणाली तक पहुंचे। हाँ। कैसे सिक्कों पर बने निशान सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि बदलते भारत की पहचान और प्राथमिकताओं के प्रतीक थे। बिल्कुल। और कैसे आर्थिक जरूरतों और तकनीकी तरक्की ने उन धातुओं को बदला जिनसे ये सिक्के बनते हैं। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हम तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं, यूपीआई, कार्ड्स, वॉलेट्स। हाँ, बहुत तेजी से। ऐसे में क्या लगता है कि भविष्य में इन भौतिक सिक्कों का महत्व सिर्फ इतिहास के पन्नों या संग्रहकर्ताओं के एल्बम तक ही सिमट कर रह जाएगा, चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए? इस पर विचार कीजिएगा।